हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्शन। तो आज हम इस वीडियो में इरिकवरेबिलिटी और रिकवरेबिलिटी शेड्यूल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं। वैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल। वन इज रिकवरेबिलिटी शेड्यूल एंड सेकेंड इज सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल। ठीक है, अब सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिकवरेबिलिटी शेड्यूल के अंदर इरिकवरेबिलिटी शेड्यूल और रिकवरेबिलिटी शेड्यूल क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इरिकवरेबिलिटी शेड्यूल क्या होते हैं। इन इरिकवरेबिलिटी शेड्यूल, मान लीजिए आपके पास दो ट्रांजेक्शन, फाइन ट्रांजेक्शन T1 और T2। फाइन, यहां पर परफॉर्म रीड ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम A बाय द ट्रांजेक्शन T1 एंड देन A इक्वल टू A प्लस 100 देन राइट ऑफ A। ठीक है, ये सारे के सारे ऑपरेशन ट्रांजेक्शन T1 ने परफॉर्म किए। इसके बाद ट्रांजेक्शन T2 परफॉर्म द रीड ऑपरेशन ऑन द डेटा आइटम A, perform A equal to A minus 50, fine, and then write of A and then comment। ठीक है, इसके बाद ट्रांजेक्शन T1 परफॉर्म द कमिट ऑपरेशन। इतना क्लियर हो गया। ये किस टाइप का शेड्यूल आपको नजर आ रहा है? ये आपको एक सीरियल शेड्यूल है। ठीक है, क्यों सीरियल है? पहले ट्रांजेक्शन T1 ने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए, उसके बाद ट्रांजेक्शन T2 ने सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए। ठीक है, अब लेकिन मैं कहती हूँ कि ये जो सीरियल शेड्यूल होने के बावजूद भी ये इनकंसिस्टेंट है। अब आपको लगेगा कि मैडम ये क्या कह रही है कि इनकंसिस्टेंट शेड्यूल कैसे हो सकता है। अभी तक तो आपने पढ़ा था कि एवरी सीरियल शेड्यूल इज कंसिस्टेंट, लेकिन आज मैं कॉन्फ्लिक्ट कर रही हूँ कि every serial schedule may not be consistent। और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए A की वैल्यू है यहाँ पर 100। फाइन, ट्रांजेक्शन T1 ने A की वैल्यू क्या रीड की? 100। परफॉर्म A प्लस 100, तो क्या हो गया यहाँ पर? A की वैल्यू आ गई आपके पास 200 और राइट ऑफ A ये हो गया 200। ये सारे के सारे ऑपरेशंस कहाँ परफॉर्म हो रहे हैं? लोकल बफर के अंदर। और ये क्या है? आपका ओरिजिनल जो डेटाबेस है। ठीक है, क्योंकि जब तक कोई ट्रांजेक्शन कमिट नहीं करती तब तक वो सारी जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? लोकल बफर होते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रांजेक्शन T2 ने क्या किया? रीड ऑफ ए। कहाँ से रीड करेगा? ये लोकल बफर से रीड करेगा। ठीक है, अब इसने वैल्यू ए की क्या रीड की है? 200। ठीक है, अब 200 माइनस 50 150 एंड राइट ऑफ ए की वैल्यू क्या राइट किया इसने? 150 और कमिट कर दिया। तो डेटाबेस के अंदर ए की वैल्यू 150 स्टोर हो गई। फाइन, उसके बाद यहां पर ट्रांजेक्शन T1 ने कमिट ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन कमिट होने से पहले ट्रांजेक्शन फेल हो गई। मान सकते हैं इस बात को? तो किसी भी रीजन से आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो सकती है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है। ठीक है, पावर फेलियर हो सकता है। तो किसी भी रीजन से यहाँ पर क्या हुआ? ट्रांजेक्शन T1 अपने आप को कमिट नहीं कर पाई और फेल हो गई। अब अगर ये फेल हो गई है तो हम क्या करते हैं? रोल बैक करते हैं। ठीक है, रोल बैक में क्या होगा? जितने सारे ऑपरेशन ट्रांजेक्शन T1 ने परफॉर्म किए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? रोल बैक होंगे। लेकिन ट्रांजेक्शन T2 के जो ऑपरेशन है वो रोल बैक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि T2 ऑलरेडी कमिट कर चुकी है। फाइन, अब देखिए ट्रांजेक्शन T1 ने रोल बैक किया। रोल बैक करते ही A की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोबारा से 100। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन T2 ने क्या राइट किया है? 150 और ट्रांजेक्शन T1 क्या राइट कर रही है? A की वैल्यू 100। तो अब देखिए क्या इस शेड्यूल में इनकंसिस्टेंसी नहीं है?
इनकंसिस्टेंसी हो गई, ठीक है। तो अगर किसी सीरियल शेड्यूल में इनकंसिस्टेंसी होती है तो उसे हम इरिकवरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंसी और इरिकवरेबिलिटी, ठीक है। तो ये किस टाइप का शेड्यूल हुआ? इनकंसिस्टेंट शेड्यूल है और इरिकवरेबल शेड्यूल है। तो पता चला कि सीरियल शेड्यूल होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको इनकंसिस्टेंसी मिल रही है। तो इनकंसिस्टेंसी अगर किसी शेड्यूल के अंदर है तो हम उसे बोलते हैं इरिकवरेबल शेड्यूल, ठीक है। अब देखिए, ये तो था थोड़ा सा एक लॉन्ग वे कि जिस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर ये शेड्यूल जो है आपका इरिकवरेबल है या रिकवरेबल है, ठीक है। इन अदर टर्म्स ये आपका इनकंसिस्टेंट शेड्यूल है या कंसिस्टेंट शेड्यूल है, ठीक है। ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताती हूँ जिस तरीके से आपको फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा कि ये शेड्यूल जो है, गिवन शेड्यूल आपका इरिकवरेबल शेड्यूल है या नहीं है। तो हाउ टू फाइंड इरिकवरेबल शेड्यूल इन एन इजी वे, ठीक है। अब देखिए, किसी भी शेड्यूल में अगर डर्टी रीड एग्जिस्ट करता है तो वो शेड्यूल क्या होगा? 200% इरिकवरेबल। ध्यान रखना इस चीज का कि अगर डर्टी रीड एग्जिस्ट करता है किसी भी शेड्यूल में तो वो क्या होगा? इरिकवरेबल और इनकंसिस्टेंट शेड्यूल होगा, ठीक है। और डर्टी रीड मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो इन ट्रांजेक्शन को देखकर, इस शेड्यूल को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें डर्टी रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रखा है, ठीक है। अब देखिए, दिस रीड ऑफ ए, ये डर्टी रीड है। डर्टी रीड क्या होता है मैं दोबारा से बता रही हूँ, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप ट्रांजेक्शन वाली वीडियो को चेक करेंगे और उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करा रही हूँ कि डर्टी रीड क्या होता है कि जब कोई ट्रांजेक्शन लोकल बफर से डायरेक्ट वैल्यू को रीड करे बजाय कि ओरिजिनल डेटाबेस से, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन T2 ने क्या किया, जो आपका लोकल बफर था जहां पर ट्रांजेक्शन T1 ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी वहां से ए की वैल्यू को रीड किया है, इसे बोलते हैं हम डर्टी रीड। तो किसी ट्रांजेक्शन के अगर अंदर डर्टी रीड ऑपरेशन परफॉर्म है तो उसको आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि इरिकवरेबल शेड्यूल है। तो एग्जाम में कई बार आपको शेड्यूल गिवन होता है और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट वेदर दिस गिवन शेड्यूल इज इरिकवरेबल और नॉट। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको वहां पर डर्टी रीड चेक करना। अगर डर्टी रीड अवेलेबल है तो आप क्या कहेंगे, एकदम से आप मार्क कर देना कि दिस गिवन शेड्यूल इज इरिकवरेबल शेड्यूल। फाइन। अब हम बात करते हैं रिकवरेबल शेड्यूल की, ठीक है। तो इरिकवरेबल है और इनकंसिस्टेंट। लेकिन जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, डेटाबेस में तो हमें क्या चाहिए, एक रिकवरेबल शेड्यूल चाहिए और एक कंसिस्टेंट शेड्यूल चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही हमारा डेटाबेस का काम है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इस शेड्यूल को आप रिकवरेबल शेड्यूल कैसे बनाएं। ये आपके पास प्रीवियस एग्जांपल है T1 और T2 का, ठीक है। ये शेड्यूल गिवन था, वहां पर हमने क्या किया था, ये आपका कमिट है बाय द ट्रांजेक्शन T1 एंड आफ्टर दैट ट्रांजेक्शन T1 परफॉर्म द कमिट ऑपरेशन, इतना ही था, ठीक है। अब इसको आप रिकवरेबल कैसे बनाएंगे? देखिए, रिकवरेबल शेड्यूल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शंस ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया है उसी ऑर्डर में अगर वो कमिट करती है तो वहां पर चांसेस रहते हैं कि वो आपका रिकवरेबल शेड्यूल बन सकता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी वहां पर आ सकती है। कैसे? यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांजेक्शन T1 ने ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, उसके बाद ट्रांजेक्शन T2 ने ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन कमिट किसने पहले कर दिया था, ट्रांजेक्शन T2 ने। लेकिन अगर ये ऑर्डर इस तरीके से होता कि यहाँ पर पहले कमिट होता, ट्रांजेक्शन T1 कमिट करती, उसके बाद ट्रांजेक्शन T2 कमिट करता, तो यहाँ पर ये जो शेड्यूल है आपका कंसिस्टेंट रहता, ठीक है। अब कंसिस्टेंट कैसे रहता, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई थी, 200 हो गई थी। 200 के बाद यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया 150,
अब डेटाबेस के अंदर वैल्यू क्या राइट है, ए की वैल्यू 150, उसके बाद क्या क्या ट्रांजेक्शन T1 ने कमिट कर दिया, तो ए की वैल्यू 150 आपकी फाइनली हो गई है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन T2 ने कमिट किया। देखिए यहाँ पर सीक्वेंस मैटर करता है कि जो रो में पहले आया पहले वो अपने आप को कमिट करेगा, उसके बाद जो सेकंड आया उसके बाद वो सेकंड अपने आप को कमिट करेगा। अगर इस तरीके का हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो वो शेड्यूल क्या होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा और रिकवरेबल शेड्यूल होगा, ठीक है। तो एक और इजी मेथड बताती हूँ मैं कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये इरिकवरेबल शेड्यूल है या रिकवरेबल शेड्यूल है। देखिए सबसे पहले तो आपको फोकस करना है डर्टी रीड पर। अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर डर्टी रीड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, डर्टी रीड नहीं है तो वो क्या होगी, 200% जो ट्रांजैक्शन होगी वो आपकी रिकवरेबल होगी। फाइन, अगर ये वाली प्रॉब्लम यहां पर नहीं होती तो वो क्या था, ये 100% क्या रिकवरेबल शेड्यूल होता। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर डर्टी रीड है, यस, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्या चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है। ये वाला ऑर्डर जो मैंने अभी डिस्कस किया, ऑर्डर चेक करना है। अगर ऑर्डर सेम है, ठीक है, ऑर्डर सेम का मतलब अभी भी बताया था मैंने कि अगर ट्रांजैक्शन T1 ने ऑपरेशंस पहले परफॉर्म किए हैं तो पहले वो कमिट करेगा, उसके बाद ट्रांजैक्शन T2 अपने आप को कमिट करेगा। अगर कमिट करने का जो ऑर्डर है वो सेम है तो यहां पर ट्रांजैक्शन क्या होगी, आपकी रिकवरेबल होगी, ठीक है। और अगर ये ऑर्डर जो है डिफरेंट होगा, अभी जो हमारे प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, ऑर्डर डिफरेंट था, T1 ने ऑपरेशंस परफॉर्म करने शुरू किए थे लेकिन T2 ने पहले कमिट कर दिया था। तो अगर ये ऑर्डर डिफरेंट होगा तो वो क्या होगा, इररिकवरेबल शेड्यूल होगा, ठीक है। तो आप एक थोड़ा सा इसको इस तरीके से जूम कर सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा। जाएगा कब, जब कोई ट्रांजैक्शन अपने आप को कंप्लीटली कमिट कर देगी। इसका मतलब क्या है कि उसने सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए हैं। ट्रांजैक्शन T1 सबसे पहले आई, फर्स्ट इन एंड देन फर्स्ट आउट आफ्टर परफॉर्मिंग द कमिट ऑपरेशन, ठीक है। सिमिलरली ट्रांजैक्शन T2 बाद में आई, उसने ऑपरेशंस परफॉर्म किए और ट्रांजैक्शन T1 के बाद उसने कमिट किया। तो कमिट का जो ऑर्डर है वो आपका सेम होगा तो वो रिकवरेबल और कंसिस्टेंट शेड्यूल होगा, और अगर वो सेम नहीं होगा तो वो क्या होगा, आपका इरिकवरेबल शेड्यूल होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है। ट्रांजैक्शन से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ टू फाइंड द इरिकवरेबल शेड्यूल, ठीक है, आपको एक शेड्यूल गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इरिकवरेबल शेड्यूल है या नहीं है, ठीक है। एक दूसरा थोड़ा सा, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो वहां पर कैलकुलेशन क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि आपको एक पहले इरिकवरेबल शेड्यूल गिवन था जैसे मैंने एग्जांपल में कराया, तो आपको कन्वर्ट करने को बोल दिया जाएगा कि आप इसे कन्वर्ट कर कीजिएगा रिकवरेबल शेड्यूल। तो आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना। तो मैंने दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टॉपिक करा दिया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट आप बहुत कम करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप प्रेस कर दो बेल आइकन को, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि हमारा DBMS ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। तो उसके बाद हम एक नेक्स्ट और सब्जेक्ट उठाएंगे, तो फुल फ्लेज्ड आपको यहाँ पर DBMS का फुल सिलेबस मिलने वाला है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं दोनों चीजें साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना, स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी